हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे चैनल बायोलॉजी ब्लूम में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पे नीट के पीवाईक्यूज़ लेकर के आती हूँ, वो कवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले तो अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, सेफ़ रहिए और बिल्कुल आप लोग स्टडी कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। और अपना जो टाइम है वो अपनी स्टडी में स्पेंड करिए और इमोशनली स्ट्रांग रहिए फ्रेंड्स। ओके, चलिए हम लोग आज जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो आज फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए है ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी है सी हॉर्स, सी है गैंगेटिक शार्क एंड डी है रिवर डॉल्फिन। तो फ्रेंड्स, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए आप लोग बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा वैसे तो, ठीक है, कि जो हमारा एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, वो क्या है, वो है रिवर डॉल्फिन। तो ये रिवर डॉल्फिन है। देखिए, तो जो रिवर डॉल्फिन होती है फ्रेंड्स, वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ठीक है, इन सब में पाई जाती है। और ये जो है ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। और ये जो गंगा की रिवर डॉल्फिन होती है, गंगा रिवर की जो डॉल्फिन है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है फ्रेंड्स। तो इसलिए यहाँ पे ये जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया है ये रिवर डॉल्फिन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, द स्पीशीज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज। ऐसी स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में है और कहीं पे भी नहीं पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका एंडेमिक, बी रेयर, सी की स्टोन एंड डी एलियन। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पे ऐसी स्पीशीज़ फ्रेंड एंडेमिक कहलाती है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आजकल जो है, जो बीमारी, जो भी डिज़ीज़ कोरोना फैला हुआ है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल फैला हुआ है, ठीक है, मतलब पूरे विश्व की महामारी बना हुआ है। तो ऐसी जो बीमारी या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ होती है वो पैंडेमिक कहलाती है, जो अपनी कंट्री या अपने ग्लोब के साथ साथ दूसरे कंट्री में या वर्ल्ड वाइड होती है। और एंडेमिक जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे ही फैलती है। अब और तो ये तो रही बीमारी की बात, लेकिन अगर हम स्पीशीज़ की भी बात करें तो कुछ स्पीशीज़ या किसी भी एनिमल या बर्ड्स की, तो वो जो किसी एक खास पर्टिकुलर रीजन पे रहेगी। जैसे कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो जो इंडिया के ही किसी एक भाग में, जैसे वेस्टर्न घाट में पाई जा रही है या हिमालयन पे पाई जा रही है और कहीं पे भी नहीं पाई जा रही है, ईस्टर्न घाट्स पे पाई जा रही है। तो ये सारी जो स्पीशीज़ होंगी वो क्या कही जाएंगी, एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट टैक्सन अमंग प्लांट्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, इसमें अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज के टर्म्स में बात करें तो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट टैक्सन होगा, ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे ए है आपका एल्गी, बी मॉसेस, सी फर्न्स, डी फंजाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फंजाई। एमयू का आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो लार्जेस्ट टैक्सॉन अमंग प्लांट्स इन नंबर ऑफ स्पीशीज फंजाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फोर है, एन इकोलॉजिस्ट यूजेस द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द वेराइटी ऑफ स्पीशीज ऑफ। ए है ऑल लिविंग प्लांट्स, बी ऑल लिविंग एनिमल्स, सी बोथ ए एंड बी एंड डी है ए बी एंड माइक्रोब्स ऑल्सो लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा फ्रेंड्स, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी, यानी कि ऑल लिविंग प्लांट्स, ऑल लिविंग एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है, ऑल्सो लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, वो जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है वो किसने मतलब कॉइन किया था या किसके थ्रू पॉपुलराइज हुआ था, वो एडवर्ड विल्सन। ठीक है, तो इनका नेम आप याद रखिएगा, एडवर्ड विल्सन, ठीक है। और ये जो है फ्रेंड्स, जो ईयर था वो कौन सा था, एडवर्ड विल्सन। और ईयर किस ईयर में फ्रेंड्स, ये 1992 की बात है फ्रेंड्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी टर्म का यूज़ किया गया, उसको वो पॉपुलर हुआ, ठीक है। और जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो होता है, यानी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़
ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिफरेंट स्पीशीज़, वो एक, और जितने भी जो वेरिएंट्स होते हैं उनके या बायोटाइप्स होते हैं, यानी कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जिनको कहते हैं, और जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, जो कोई भी स्पीशीज़ कहीं पर भी किसी जो है क्लाइमेट में जा कर के अडॉप्ट करती है, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी से कहलाती हैं। इन सब को ले करके सबको कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में क्या करते हैं, जो स्पीशीज़ होती है सभी प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इन सबको कंसीडर किया जाता है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं उनको कंसीडर किया जाता है। और फ्रेंड्स जो देखिए, मेंटेन जो हाई लेवल जो बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो वो कैसे मेंटेन होती है फ्रेंड्स, ये जब भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी होगी तभी ये मेंटेन रह पाएगी, यानी कि इकोसिस्टम का स्टेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन का तो हम लोग डी करेक्ट कर चुके थे फ्रेंड्स, और एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया है कि क्या एक्सप्लेनेशन है। नाउ नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, बट इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज़, ए है 1.8%, बी 3.1%, सी 5.1% एंड डी है 8.1%। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो 5 का डी करेक्ट हो जाएगा, 8.1%, ठीक है। इसमें ये कहा गया था फ्रेंड्स कि जो इंडिया है उसके पास वर्ल्ड का जितना भी लैंड है उसका 2.4% जो एरिया है, लेकिन जो इसका जो शेयर है ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का वो कितना है, वो है 8.1%। एएमयू का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स, ठीक है। ए ऑप्शन है फ्रेंड्स, इंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड इन द रीजन, बी द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रीजन, सी जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द रीजन, डी स्पीशीज एंडेमिक टू द रीजन। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रीजन। तो चलिए, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो था वो बी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन जो लेते हैं फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, सबसे पहले नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ए लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, बी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, एंड सी पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन, एंड डी है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पे जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, इन्होंने स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था फ्रेंड्स, ठीक है। और इन्होंने क्या देखा कि किसी भी रीजन में, विद इन द रीजन जो स्पीशीज़ है, ठीक है, वो या स्पीशीज़ रिचनेस जिसको कहते हैं, या किसी भी स्पीशीज़ का नंबर है वो कैसे इंक्रीज़ करता है, वो जैसे जैसे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, वो मतलब एरिया को जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हैं, उसको देखते हैं, ढूंढते हैं, वैसे वैसे वो इंक्रीज़ करता रहता है, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा आपको स्पीशीज़ वहाँ पे रिचनेस मिलेगी। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है, एक मतलब अप टू अ लिमिट होगा, ठीक है, ऐसा ये अनलिमिटेड नहीं है, इसकी भी एक लिमिट होगी। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगी, यानी कि स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ में बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो ऑप्शन ए है इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बी है इट इज़ हाईएस्ट इन ट्रॉपिक्स, सी है इट इज़ हाईएस्ट इन पोलर रीजन, एंड डी है इट इज़ हाईएस्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर एंड लोवेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, AMU। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें ये पूछा गया है जो स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, इस जो यानी कि हमारी जो अर्थ है उस पे
डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो डाइवर्सिटी बनाती हैं, ठीक है, कि ये स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है। तो यहाँ पे जो एट्थ ऑप्शन है, एट का जो क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ हाईएस्ट इन ट्रॉपिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है अर्थ पे क्या होता है, इक्वेटर है, पोल्स हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो इन सब जगहों पे अलग अलग स्पीशीज़ भी होंगी, इनका इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो देखिए जो डाइवर्सिटी होती है फ्रेंड्स, प्लांट्स और एनिमल की जो डाइवर्सिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है, ये एक समान नहीं होती है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। और अगर इन जनरल हम बात करें तो जो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होती है वो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती है। आपको पता है फ्रेंड्स, पोल्स पे बहुत ज़्यादा चिल होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब ये कह सकते हैं कि बर्फ़ जमी रहती है, आर्कटिक होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम भी होता है वहाँ पे। तो अच्छा, और जो कुछ एक्सेप्शन को अगर हम देखें, ठीक है, एक्सेप्शंस को अगर हम देखें तो जो ट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा स्पीशीज़ होती है, ठीक है, टेम्परेट रीजन्स पे कम स्पीशीज़ होती है, या पोलर रीजन में कम स्पीशीज़ होती हैं। अच्छा, तो अब होता क्या है फ्रेंड्स, जो डाइवर्सिटी होती है इसका क्या मतलब है, जिसकी बायोडाइवर्सिटी होती है वो इक्वेटर्स पे ज़्यादा होती है, पोल्स पे कम होती है, ये बात आप याद रखिएगा। जो बायोडाइवर्सिटी होती है फ्रेंड्स वो इक्वेटर पे हमेशा आपको हाई मिलेगी और पोल की तरफ कम मिलेगी। तो नाउ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ए है द डाइवर्सिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, बी द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग altitude, सी है द फिशेज शो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अमंग वर्टिब्रेट्स, एंड यहाँ पे डी है द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें ये कहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू के बारे में पूछा हुआ है। देखते हैं हम यहाँ पे नॉट ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का फ्रेंड्स जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, वो ट्रू नहीं है। बाकी ये जो ए ऑप्शन है कि बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है इन जैसे जैसे हम लोग लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, लैटिट्यूड इंक्रीज़ होता है तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, फिर है कि बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती है जब इंक्रीज़ होता है लैटिट्यूड, ठीक, ये भी सही है। ये दोनों फ्रेंड्स मतलब एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के टर्म्स में दिया हुआ है। और जो सी है, फिशेस शो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अमंग वर्टिब्रेट्स, सबसे ज़्यादा फिश शो करती हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, ओशन का जो कवरेज है, हमारी जो पूरी अर्थ है उस पर ओशंस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, और ओशन में फ़िश हैं, तो इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो जो वर्टिब्रेट्स की बात अगर हम करें तो फिश में सबसे ज़्यादा होती है। नाउ अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये करेक्ट है, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एंजियोस्पर्म, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। ए, स्पीशीज डाइवर्सिटी इन जनरल इंक्रीजेज फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। बी, conventional taxonomic methods are equally suitable for higher plants and microorganisms. C, India's share of global species diversity is about 18%. And D है, there are about 25,000 known species of plants in India. AMU का आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड है फ्रेंड्स, ठीक है, वो जो है वो हायर प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, यानी जो पुराने कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं, टैक्सोनॉमिक मेथड है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हायर प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ईज़िली प्रिजर्व नहीं किए जा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसीलिए इनको ईज़िली क्लासीफाई करना मुश्किल होता है, क्लासीफाई भी नहीं कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप में। अब इंडिया में 2.4% जो होता है वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है वो 8.1% होते हैं। हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले किया हुआ वहाँ पे अब हम लोगों ने ये देखा था,
ठीक है। और जो नियरली 45,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। ठीक है, कितनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट रिकॉर्ड की गई हैं? 45,000 स्पीशीज़। तो यहाँ पे करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? ए वाला, कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। पोल से इक्वेटर पे जाते हैं तो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी बढ़ती है। नाउ क्वेश्चन 11 की तरफ मूव करते हैं। मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज सीन इन लैटिट्यूड रेंज। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, बी है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, एंड सी है 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड डी है 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं बैड। अब होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहले तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा, कि ये जो है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। लैटिट्यूडनल रेंज जो है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, जो जैसे कि जो सेमी एरिड होते हैं हैबिटेट या एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है फ्रेंड्स उसको शो करते हैं। ठीक है, लैटिट्यूडनल बायोडाइवर्सिटी कही जाती है वो। लैटिट्यूडनल बायोडाइवर्सिटी शो करते हैं क्योंकि ये लैटिट्यूड्स पे होता है। और क्या होता है फ्रेंड्स, जो बायोडाइवर्सिटी जो पोल्स पे होती है वो आपको पता ही है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत कम होती है, लिटिल बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे। और जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे बढ़ती है, लेकिन ट्रॉपिक्स पे 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ पे ये मैक्सिमम होती है फ्रेंड्स। ठीक है, मैक्सिमम हो जाती है। ये जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है, यानी कि फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जो सिर्फ स्पेसिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, बल्कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी और जो नंबर होते हैं उनको भी सपोर्ट करती है। मतलब कि वो वहाँ पे फ्लरिश कर सकते हैं, फल फूल सकते हैं। तो इसीलिए ये आपको पता है कि ये जो रेंज है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्पीशीज़ होंगी, तो मैक्सिमम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए है एरेनकाइमा अपंशिया, बी एज पिरामिड बायोम, सी है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, एंड डी इज स्ट्रेटिफिकेशन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्टली मैच होगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा? वो सी करेक्टली मैच हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको पता है एरेनकाइमा जो होता है फ्रेंड्स, एरेनकाइमा किस में होता है? हाइड्रोफाइट्स में एरेनकाइमा होता है। और ये इकॉर्निया क्रेसिपस का जो प्लांट होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। इकॉर्निया क्रेसिपस को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, उसमें एरेनकाइमा होता है। उनका जो स्टेम होता है वो इस तरीके से सोलन स्टेम होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है उसमें, और ऐसे लीव्स होती हैं। ठीक है, ऐसे लीव होती हैं। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्टली मैच है। पार्थेनियम जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक थ्रेट है, खतरा है। अब देखिए ये इसको हम लोग कांग्रेस ग्रास या कैरेट वीड भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम लोग कांग्रेस ग्रास या कैरेट वीड भी कहते हैं। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस यही वाला कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी वाला कांग्रेस ग्रास या कैरेट वीड। ठीक है, कैरेट वीड इसको आप लिख सकते हैं, इस नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। तो अगर कभी एग्ज़ाम में कुछ अल्टरनेट क्वेश्चन या कुछ अल्टरनेट नेम आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये यही पार्थेनियम के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो होती है फ्रेंड्स, ये हर्बेशियस एनुअल प्लांट होती है। ठीक है, और जो इसकी फैमिली है वो एस्टेरेसी है। ठीक, तो इसकी फैमिली कौन सी है? एस्टेरेसी। एस्टेरेसी, एस्टेरेसी फैमिली का मेंबर है ये। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो होती है वो
क्या करते हैं, ये बहुत ही जल्दी रैपिडली यानी बहुत ही तेज़ी से कॉलोनाइज कर लेती है, किसी भी एरिया में जा कर के बहुत तेज़ी से फैलती है। ठीक है, और वहाँ के जो जो वेजिटेशन होता है, जो वहाँ का नेटिव वेजिटेशन होता है पहले से वहाँ पर होता है, उसमें क्या करती है, प्रॉब्लम कर देती है। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन है, तो ह्यूमन में क्या करती है, ह्यूमन की जो हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, ये स्किन की एलर्जी कॉज करती है, ये राइनाइटिस कॉज करती है, ये आई का इरिटेशन कॉज करती है। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं, जो फॉडर होता है यानी जो चारा होता है जानवरों का, ठीक है, फॉडर की स्कैरसिटी भी करता है, फॉडर की कमी हो जाती है अगर किसी फॉडर वाले एरिया में होता है तो इसीलिए इसको थ्रेट कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। क्वेश्चन 13 की तरफ मूव करते हैं। रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑफ, अब देखिए रेड लिस्ट की बात कर दी गई है यहाँ पे रेड लिस्ट के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ए है ऑल इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट प्लांट्स, बी प्लांट्स हुज प्रोडक्ट्स आर इन इंटरनेशनल ट्रेड, एंड सी है थ्रेटेंड स्पीशीज, एंड डी है मरीन वर्टिब्रेट्स ओनली। तो देखिए यहाँ पर अब आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो देखिए अब ये इनिशिएट कब किया गया था, अगर हम इसके इनिशिएशन की बात करेंगे कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 1963 में इसको स्टार्ट किया गया था, रेड डेटा बुक को। ठीक है, RDB मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, रेड डेटा बुक। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है जिससे कि एक्सटिंक्शन हो रहा है। ठीक, चलिए ए ऑप्शन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बी इज को एक्सटिंक्शंस, एंड सी इज ओवर एक्सप्लोइटेशन, एंड डी इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास सीधे सीधे ऑप्शन हो जाएगा ए हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, किसी का हैबिटेट लॉस हो जाएगा, किसी का घर छीन लोगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ, वो लॉस की तरफ जाएगी, वो स्पीशीज़ या वो एनिमल या वो प्लांट लॉस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मर जाएगा एट लास्ट जाके। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। 15 वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसमें से कौन सा ऐसा है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ए है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, B is co-extinction, and C is ex situ conservation, and D is deforestation। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन 15 का हो जाएगा फ्रेंड्स, C का हो जाएगा कि ये जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट रिस्पॉन्सिबल पूछा गया है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो एलियन स्पीशीज़ का अगर इन्वेजन होगा, एलियन मतलब कि जो वहाँ की स्पीशीज़ जितनी भी जहाँ पे पहले से रह रही हैं किसी प्लेस पे, एंडेमिक स्पीशीज़ है कोई, तो अगर उसमें कोई फॉरेन से कोई दूसरी स्पीशीज़ आ गई तो वो उसके लिए एलियन होगी ना। जैसे हमारा प्लैनेट अर्थ है, अर्थ पे किसी और प्लैनेट से अगर कोई भी एनिमल या कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है तो उसको हम लोग एलियन बोलते हैं कि एलियन है। तो इसी तरीके से एलियन स्पीशीज़ का इन्वेजन होगा तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, ज़रूर होगा, वो हार्मफुल हो सकती है वहाँ की वेजिटेशन के लिए, स्पीशीज़ के लिए। नाउ बी क्या है, को एक्सटिंक्शन की मतलब साथ में, को मतलब साथ में, एक्सटिंक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्सटिंक्शन में तो विलुप्त होना आपको पता ही है। ठीक है, खो जाना, विलुप्त हो जाना वहाँ से, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, कोई स्पीशीज़ का एक्सटेंशन हो गया। नाउ डिफॉरेस्टेशन तो बिल्कुल आप लोग जानते ही हैं, फेमिलियर हैं फॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन की बात करी यानी कि पेड़ों को काटना, जितना ज़्यादा आप लोग फॉरेस्ट को कट करते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं, तो ये अपने साथ ही बहुत सारी एनिमल्स को जो है और बर्ड्स की और जो प्लांट्स की स्पीशीज़ है वो सारी सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, लॉस हो जाता है, उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे अब एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात आई, तो देखिए एक्स सिटू कंजर्वेशन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, बल्कि ये किस लिए यूज़ होता है, ये बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए यूज़ होता है ये मेथड। और ये क्या करता है, सेलेक्टेड जो रेयर प्लांट्स होते हैं और रेयर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, रेयर प्लांट्स और एनिमल, इनको क्या करता है, इनकी स्पीशीज़ को कंजर्व करता है आउटसाइड दी नेचुरल होम्स, इनके नेचुरल होम से बाहर भी इनको कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बोटानिकल गार्डन्स में फ्रेंड्स क्या करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो भी यूज़फुल प्लांट्स होते हैं उनको कल्टीवेट करते हैं, उनको ग्रो करते हैं। ठीक है, उनके नेचुरल
जंगल से या फिर जो नेचुरल हैबिटेट होता है वहाँ से निकाल करके उसको बचाने के लिए, अगर देखते हैं कि कोई भी ऐसी प्लांट स्पीशीज़ है जो डेंजर में है, जो रेयर है, तो उसको करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीशीज इन्वेडिंग अ न्यू इकोसिस्टम रिजल्टिंग इन बायोडाइवर्सिटी लॉस। चलिए ए ऑप्शन है हमारे पास, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। बी है इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर हियासिंथ इनटू इंडिया। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने इकॉर्निया क्रेसिपस बताया था उसको वाटर हियासिंथ भी कहते हैं। ठीक है, नाउ सी इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश इनटू इंडियन रिवर्स, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड जो सी जो 16 है इसका ऑल ऑफ द एबव आप याद रखिएगा, ये सारा है। ठीक है, ये सभी यानी कि सारी एक्टिविटी जो भी यहाँ पे था वो सब कुछ जो है ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीशीज़। ठीक है, पूछा गया था ना कि यहाँ पे इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है ऑफ एलियन स्पीशीज़ जो कि न्यू इकोसिस्टम में इन्वाइट कर रहा है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा उससे, तो ये सारा ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, और जब इंडिया में वाटर हायसिंथ का इंट्रोडक्शन किया गया तो आज आप हालत देख ही रहे हैं, ये जहाँ पे भी जिस भी पॉन्ड में जिस भी रिवर में जाता है इतना तेज़ी से ग्रो करता है कि एक्वेटिक एनिमल्स की जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाते हैं वो लोग, प्लस उनको सनलाइट भी नहीं मिल पाती है, ऊपर पूरा ये कवरेज कर लेता है वाटर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट। अब यहाँ पे IUCN की रेड लिस्ट की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स द मैक्सिमम इंक्रीज इन द नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इज अमंग। ऑप्शन ए है एम्फीबियंस, बी रेप्टाइल्स, सी बर्ड्स एंड डी मैमल्स। तो अब होगा क्या यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम्फीबियंस। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे फ्रेंड्स जो इसका अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती है वो ऐसी स्पीशीज़ होती है जो एक्सटिंक्शन की तरफ होती है। ठीक है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो सकती है अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, अगर उसको ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट नहीं किया गया, अगर उसको एग्जॉटिक स्पीशीज़ यानी जो बाहरी स्पीशीज़ हैं उनसे उनकी एक्टिविटी से प्रोटेक्ट नहीं किया गया, अगर उनको किसी और स्पीशीज़ या किसी अदर एक्टिविटी से बचा के नहीं रखा गया, तो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, ठीक है, वो लास्ट 2 डिकेड्स यानी कि 20 सालों से लगभग, ठीक है, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो क्या होता है मैक्सिमम इंक्रीज जो होता है वो एम्फीबियंस की स्पीशीज़ में हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीज यानी कि जो एम्फीबियंस की स्पीशीज़ हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ थ्रेटेंड हैं। तो चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वेजिव स्पीशीज़। इसमें से कौन सी इन्वेजिव स्पीशीज़ नहीं है। ए पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, बी है ऑसिमम सैंक्टम, सी लैंटाना कैमरा, डी है इकॉर्निया क्रेसिपस। तो ऑप्शन जो हमारे पास 18 का फ्रेंड्स बी हो जाएगा, यानी ऑसिमम सैंक्टम। तो देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है कि नॉट एन इन्वेसिव स्पीशीज़। ठीक है, तो नॉन नेटिव या जो एलियन स्पीशीज़ होती हैं फ्रेंड्स वो जो है इंट्रोड्यूस की जाती हैं। किस लिए इंट्रोड्यूस की जाती हैं, एलियन स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जनरली ताकि वो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस जो रखती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की वजह से इनका यूज़ किया जाता है और इनको इंट्रोड्यूस भी किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो होती हैं ये हार्मफुल हो जाती हैं, और ये जो स्पीशीज़ होती हैं वो दूसरी जो लोकल स्पीशीज़ होती हैं उनका एक्सटेंशन कॉज करती हैं, यानी कि उनको विलुप्त की कगार पे छोड़ देती हैं। तो अब यहाँ पे जो क्या करती हैं वो सबसे पहले तो जो स्पीशीज़ पहले से रह रही होती है एलियन स्पीशीज़ उसका हैबिटेट छीन लेती है। ठीक है, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करती रहती है, उस पर हावी हो जाती है और फिर इस तरीके से उसको लॉस की तरफ पहुँचा देती है। अच्छा, अब जो ऑसिमम सैंक्टम यानी तुलसी जो है वो कोई इन्वेजिव स्पीशीज़ नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 की तरफ बढ़ते हैं। अमंग वेरियस कैटेगरी ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज द परसेंटेज ऑफ एंजियोस्पर्म कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल इज अबाउट। ए ऑप्शन है 14%, बी ऑप्शन 19%, सी ऑप्शन 41%
एंड डी है 51%। AMU में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 19 है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 51%। ठीक है। तो जो वल्नरेबल स्पीशीज़ होती हैं वो क्या होती हैं फ्रेंड्स? जो वल्नरेबल स्पीशीज़ होती हैं वो ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिसकी जो पॉपुलेशन होती है वो ऐसे तो सफिशिएंट होती है, मतलब पर्याप्त है, लेकिन वो डिप्लीशन की तरफ बढ़ रही होती है धीरे धीरे। अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो वो धीरे धीरे डिप्लीट होगी, फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए वो भी एक्सटिंक्शन का रिस्क फेस करती है। ठीक है, एक्सटिंक्शन की तरफ होती है, बट मीडियम टर्म और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, बट प्रेजेंट में वो अभी है। ठीक है। तो अब जो जितनी भी टोटल थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें से 34 to 51% वल्नरेबल हैं। ठीक है, कितने परसेंट? 34 to 51% जो है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आती हैं फ्रेंड्स। 34% मैमल्स, ठीक है, 34% मैमल्स। एक मिनट, यहाँ पे देखिए 34% कौन है? मैमल्स। ठीक है, एंड 36% है अबाउट बर्ड्स का फ्रेंड्स। ठीक, एंड 43% की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स हैं, अबाउट रेप्टाइल्स आर, एंड 48% जो हैं अबाउट एम्फीबियंस हैं। ठीक है, और 51% जो हैं वो हम आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। ठीक, तो चलिए ये सब वल्नरेबल हैं, इतने इतने परसेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 20 है फ्रेंड्स, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वॉज कॉल्ड। जो अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था उसे क्या कहते हैं? ठीक है, किस लिए हुआ था वो? ए ऑप्शन है हमारे पास, ए है फॉर इमीडिएट स्टेप टू डिसकंटिन्यू यूज ऑफ CFCs दैट वर डैमेजिंग द ओजोन लेयर। बी है टू reduce CO2 emission and global warming। सी है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल utilization of its benefits। D है to access threat posed to native species by invasive weed species। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। और ये जो अर्थ समिट थी इसमें इसको जो है क्या कहते हैं 1992 में रखा गया था, और सारे जो जितने भी नेशंस हैं उनको बुलाया गया था, और उनको जो है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए और उसका जो यूटिलाइजेशन अच्छे से करने के लिए वो जो है एक समिट रखी गई थी, बुलाया गया था और सारे मेजर्स अपनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें कहा है जो इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। ए सैक्रेड ग्रोव, बी बायोस्फीयर रिजर्व, सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, डी है बोटानिकल गार्डन। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये कहा गया है सैक्रेड ग्रूव। ठीक है, तो सैक्रेड ग्रूव जो हैं क्या वो इन सिटू कंजर्वेशन के लिए मतलब सुटेबल हैं? और उसके बाद जो है फ्रेंड्स वो है यहाँ पर आपका बायोस्फीयर रिज़र्व। तो फ्रेंड्स बायोस्फीयर रिज़र्व्स आपको पता है, देखिए बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनको बायोस्फीयर रिज़र्व बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बायोस्फीयर जो रिज़र्व होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल हैं अपने नेचुरल वे में, अपनी नेचुरल कंडीशन में जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं, और एक एरिया जो है उसको गवर्नमेंट ने वो डिक्लेयर कर दिया है कि वो बायोस्फीयर रिज़र्व बन गया। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी आपने देखी होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स बोटानिकल गार्डन की। तो जो बोटानिकल गार्डन होते हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं होते हैं, ये एक्स सीटू में आते हैं। किस में आते हैं फ्रेंड्स? एक्स सीटू में। ये बाहर यानी कि उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल करके, प्लांट्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल करके
वहाँ पे कंजर्व किया जाता है। अभी इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन था तो उसमें बोटानिकल गार्डन के बारे में बताया था फ्रेंड्स। तो ये एक्स सिटू में आते हैं। इन सिटू का मतलब उनके प्लांट्स या एनिमल के नेचुरल हैबिटेट में ही उनको कंजर्व करना या उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। चलो 22 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 22 है पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ। ऑप्शन ए है -120 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -80 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है -196 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी है -160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो सी करेक्ट हो जाएगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर होना चाहिए। और इसको क्या कहते हैं आपको पता होगा, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं फ्रेंड्स। स्पेलिंग बड़ी है, ठीक है। चलिए नाउ अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स-C2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट। अब कहा गया है कि सब एक्स-C2 में है एक्सेप्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बी सैक्रेड ग्रोव, सी बोटानिकल गार्डन एंड सी डी है सीड बैंक्स। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए सैक्रेड ग्रूव्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो इन सिटू में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सैक्रेड ग्रूव्स जो है वो इन सिटू में आते हैं। और ये क्या होते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन के लिए होते हैं। और इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो मतलब जनरली ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिसमें जिन फॉरेस्ट की लोग अलग अलग प्लेसेस पे जिन वर्शिप करते हैं और अपनी ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है वो इनको बहुत ज़्यादा बचा करके रखती है और इनकी पूजा करती है, ठीक है। और ये जो ट्रीज़ की कटिंग होती है वो इन एरियाज़ में रिलीजियस रीजन्स की वजह से यानी धार्मिक कारणों की वजह से ये प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। अलाउड नहीं होता है कि इन एरियाज़ के ट्री को कोई कट करे। तो ये यहाँ पे जैसे जिस कंडीशन में होते हैं उसी कंडीशन में ग्रो करते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं। अच्छा, जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होते हैं, बोटानिकल गार्डन होते हैं और सीड बैंक होते हैं, ये सारे एक्स-C2 कंजर्वेशन के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो ज़ू होता है फ्रेंड्स उस वो भी एक्स-C2 में ही आएगा। ज़ू में भी हम लोग अलग से एनिमल्स को ला करके रखते हैं, फिर वहाँ पे उनका रिप्रोडक्शन होता है, उनकी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स-C2 कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में पूछा है, ठीक है, कि वो एक्स-C2 से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बी अमेजोन रेन फॉरेस्ट एंड सी हिमालयन रीजन एंड डी इज़ वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए एक्स-C2 कंजर्वेशन जो होता है वो ऐसा कंजर्वेशन होता है किसी एक सिलेक्टेड एरिया का, ठीक है, एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं या जो भी थ्रेटेंड एनिमल या प्लांट होते हैं उस प्लेस में, ठीक है, उनके नेचुरल होम से बाहर ले जाके उनको हम लोग कंजर्व करते हैं। अब इसमें क्या होता है जैसे कि बोटानिकल गार्डन्स भी हैं, जूलॉजिकल पार्क जिसको मैंने भी जू बताया, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है, और टिश्यू कल्चर करते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, जीन बैंक्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड इज़ नोन एज। ऑप्शन ए बफर जोन, बी है ट्रांजिशन जोन एंड सी रेस्टोरेशन जोन एंड डी इज़ कोर जोन। तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि बायोस्फीयर का ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जो लीगली यानी कानूनी रूप से प्रोटेक्ट किया गया है और जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए जो कोर जोन होता है या नेचुरल जोन होता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का वो अनडिस्टर्ब्ड होता है, ठीक है, और वो लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम होता है। इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पे एनिमल अपनी आज़ादी से अपनी तरह से रहते हैं, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है, ठीक है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, और जो बफर जोन होता है उसमें एक जो जोन होता है उसको बफर जोन कहते हैं, उसमें बहुत ही कम लिटिल ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। और जो ट्रांजिशन जोन होता है बाहर का उसमें क्या होता है वो एक्टिव कोऑपरेशन होता है, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, लोकल पीपल भी होते हैं,
ठीक है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे कि फ्रेंड्स मैं खुद दुधवा नेशनल पार्क जा चुकी हूँ, वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें मैंने देखी खुद जा कर के। तो स्पेशली मैं इसीलिए विज़िट करने गई थी कि मैं जानना चाहती थी कि किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। तो वहाँ पे भी जो बफर ज़ोन था और जो कोर जोन था, ठीक है, नेचुरल जोन था, वहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, हम लोग सिर्फ ट्रांजिशन जोन में थे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा, कोर जोन। कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, कोर जोन या नेचुरल जोन भी जिसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ होम टू दी फेमस मस्क डेयर ऑफ हंगुल। हंगुल कहाँ पे पाया जाता है? ये मस्क डेयर होता है फ्रेंड्स, इसे हंगुल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ए ऑप्शन है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, बी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी मध्य प्रदेश, सी है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश, एंड डी है डचीगाम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये प्रिपेयर करके जाना है। एक नेशनल पार्क का क्वेश्चन लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो मस्क डियर हंगुल है वो डचीगाम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अगेन देखिए नेशनल पार्क पर आया है। राजा जी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उत्तराखंड, सी असम एंड डी कर्नाटका। एएमयू का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए राजा जी जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए है 1980s, बी 1990s, सी 1960s एंड डी है 1970s। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है ये 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और जो विलेज के लोग यानी गांव के लोग और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ये सभी लोग इन्वॉल्व थे इसके डेवलपमेंट में और प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, किसके जो जो भी फ्रेंड्स जो फॉरेस्ट था जिनका जो है डिग्रेड हो रहा था, जिनको काटा जा रहा था, तो इनको बचाने के लिए ये लोग इन्वॉल्व थे और फिर इस तरीके से एक मैनेजमेंट बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। ये है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन ए है द डिजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ डिजर्ट एनिमल स्पीशीज एज वेल एज न्यूमरस रेयर एनिमल्स। बी large scale planting of bt cotton has no adverse effect on biodiversity. C. Western Ghats have a very high degree of species richness and endemism. And D है conservation of biodiversity is just a fad pursued by developed countries. तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए जो हॉट स्पॉट जो होते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं हॉट स्पॉट्स, देखिए तो जो हॉट स्पॉट्स जो होते हैं वो ऐसे एरिया होते हैं फ्रेंड्स जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं मेगा डाइवर्सिटी होती है यहाँ पे। ठीक, और ये ज़्यादा थ्रेटेंड भी होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड भी होते हैं। ऐसे एरिया को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, हंटर्स जो होते हैं, और पोचिंग होती है यहाँ पे। तो इन सब को भी मैनेज करना पड़ता है, इन पे नज़र रखनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये पता होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स होंगे, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स होंगे, बर्ड्स होंगे। तो जो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट होते हैं फ्रेंड्स वो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये हॉट स्पॉट है? 4 फैक्टर्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स। देखिए 4 फैक्टर्स होते हैं जो लिए गए हैं। ठीक है, 4 फैक्टर्स कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स? ठीक है, ये हैं जैसे कि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। ठीक है, ये है आपका नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ स्पीशीज़ कितनी है या डाइवर्सिटी कितनी है। दूसरा है डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। ठीक है, एंडेमिज्म की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ कितनी है। ठीक है, एंडेमिज्म। ठीक है, और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो थर्ड है, ठीक है, वो क्या है कि डिग्री ऑफ थ्रेट टू हैबिटेट। ठीक है,
कि थ्रेट कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन डिग्री ऑफ थ्रेट है, डिग्री ऑफ थ्रेट, ठीक है, कितना उसको थ्रेट मिल रहा है, कितनी डिग्री, मतलब कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ठीक है। और इसकी वजह से इसका डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, डी एंड एफ मैंने लिख लिया है, ठीक है, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिया है, इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं। कितने हॉटस्पॉट हैं यहीं पे समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन से मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 हॉटस्पॉट हैं। एक तो इंडो बर्मा है, ठीक, एक मिनट मैं फिर से लिख रही हूँ, यहाँ पे आपका इंडो बर्मन है, ठीक है, यानी इंडिया और बर्मा के रीजन पे इंडो बर्मन, ठीक है। और दूसरा जो है फ्रेंड्स वो आपका हिमालय है एंड वेस्टर्न घाट, ठीक, हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, WG लिख दिया मैंने, ठीक है, वेस्टर्न घाट। और श्रीलंका, ठीक, थर्ड नंबर पे है श्रीलंका। ये सारे आपके आते हैं, थर्ड है, 3 है ना, 3 हो गए यहाँ पे। तो ये 3 इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है इंडिया में जो है, इंडिया जो है इसमें समझ लीजिए पूरे इंडिया में ही वैसे तो बहुत डाइवर्सिटी है, मेगा डाइवर्सिटी है। तो जो मेगा डाइवर्सिटी है वो 2.4% तक है, ठीक है। अभी ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। टोटल जो है वो 2.4% है, जिसमें से जो 8.1% ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी का है, ठीक है। अब जो मेजर सेंटर्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, जैसे कि अगस्त्य मलाई है, साइलेंट वैली है, ठीक है, और क्या है, अमाम बालम रिजर्व है, ये सारे हैं, ठीक है। और जो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म और जो रिचनेस है स्पीशीज़ की, फ्लावरिंग प्लांट्स की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की और कुछ मैमल्स की और बटरफ्लाइज की, वो सब इसमें पाई जाती है, ठीक। तो फ्रेंड्स चलिए, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एक क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट निकल गए। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न घाट्स हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ये जो लेक्चर है फ्रेंड्स वो मैंने जो लिया हुआ है फ्रेंड्स, और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करती हूँ कि एक पॉइंट से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लेक्चर को प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइएगा स्टूडेंट्स, और स्टडी करते रहिएगा, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, कान्हा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन डैश एंड इज़ फेमस फॉर, कि ये कहाँ पे लोकेटेड है और किस लिए फेमस है। तो देखिए, जो कान्हा नेशनल पार्क है फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश में है, और ये टाइगर्स के लिए फेमस है, ठीक है। जो नेशनल पार्क होते हैं फ्रेंड्स, वो मैंने बताया पहले भी कि ये इन सीटू कंजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। किस लिए यूज़ किए जाते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे पोचिंग की एक्टिविटी या फिर ये सब चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा चोरी छुप करके इस तरह का काम कर ही लेते हैं, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स वो MP में 19, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये किसके अंडर? प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर इस्टेब्लिश हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा था, टाइगर को बचाना था, टाइगर की बहुत ज़्यादा हंटिंग एंड पोचिंग होती थी फ्रेंड्स, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर इसको बचाना था और इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चंस हमने लिए, बहुत सारे पॉइंट्स लिए, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन किया फ्रेंड्स, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, और आज के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।